हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। जो आज का सेशन है हमारा वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं सेशन लेकर आया हूं। जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस क्वेश्चन का अगर वो प्रैक्टिस करें तो उनको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रहा है, नीचे में अपॉन में दे रहा है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम करो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात समझिए इस क्वेश्चन में। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सिंपल मेथड से सॉल्व करने चले तो बहुत समय लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं क्यूब है। अब देखिए, इसको अगर आप a बोल रहे हैं, आप 1.5 को a अगर बोल रहे हैं, 4.7 को आप b बोल रहे हैं और 3.8 को आप c बोल रहे हैं, तो देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, यानी ऊपर में इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है, समझिए, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अच्छा, अगर आप इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या, ऊपर वाले को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 एक ब्रैकेट में कर दिए a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में जो भी आएगा आप गौर कीजिए कि नीचे भी सेम टू सेम यही चीज लिखा हुआ तो है। नीचे में सेम टू सेम यही चीज लिखा हुआ तो है, तो नीचे वाला जो टर्म है ये टोटल टर्म ऊपर वाले इस टर्म से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा ये। अब आप इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को कुल औसत योग का 35% नंबर प्राप्त हुआ। यदि छात्र 56 नंबर प्रथम 150 नंबर के प्रश्न पत्र के लिए प्राप्त करता है तथा 75 नंबर दूसरे 150 नंबर के प्रश्न पत्र के लिए प्राप्त करता है, तो कितना प्रतिशत नंबर वह 200 के तीसरे प्रश्न पत्र में प्राप्त करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक एग्जाम में आपको टोटल नंबर का 35% मिला है। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 150 नंबर का पहला पेपर है, दूसरा पेपर भी 150 नंबर का, तीसरा पेपर 200 नंबर का है, टोटल 500 नंबर है। यानी कि आपको 500 नंबर में से 500 टोटल नंबर है, इसमें से आपको इसका 35% मिला है। 500 का जब आप 35% फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 175 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको 175 नंबर जो है वो 3 पेपर में मिलाकर मिला है। तो पहला पेपर में वो कितना मिला है, 56 मिला है, तो 56 हो गया। दूसरे पेपर में मिला है 75 मिला है। ठीक है, तो मुझे बताइए आपको थर्ड पेपर में कितना मिला होगा। सिंपल सा बात है, आप इस दोनों को ऐड कीजिए और आप उसको 175 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है,
तो आपको थर्ड पेपर में कितना मिलेगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 44 नंबर, ठीक है। यानी कि आपको तीसरे पेपर में 44 मिला है। पूछ रहा है कि कितना परसेंट है थर्ड पेपर का, तो बताइए थर्ड पेपर 200 नंबर का हुआ है, तो 200 का कितना परसेंट है 44, ठीक है। 200 का कितना परसेंट है 44, क्लियर है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे जैसे 44/200 इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया 22%, यानी कि आपको थर्ड पेपर में 22% नंबर मिले हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 34 वर्ष है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 का हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझिए इसको। बोल रहा है कि एक पिता और पुत्र की जो आयु है उनका जोड़ 34 है, 34 है। तो बताइए अगर पुत्र की आयु अगर x वर्ष होगी, मैं x ले लेता हूं, तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु हो जाएगी 34 माइनस x, ठीक है। अब 8 वर्ष बाद बताइए पुत्र की आयु 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 8, ठीक है। और पिता की आयु 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8 साल जोड़ दीजिए इसमें। दोनों का रेशियो पूरा 7:3। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 7:3 बोला तो किसको 7 किसको 3 ले। अब इसलिए बात है पहले पिता का नाम लिया है क्वेश्चन में, तो आप पिता को ऊपर में रखेंगे, पिता की आयु को, और पुत्र की आयु को नीचे में रखेंगे, उल्टा नहीं कर देंगे। अगर आप उल्टा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके रेशियो 7:3। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 34 में आप 8 को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 34 में जब 8 को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 42 मिलेगा। 42 माइनस x अपॉन x + 8 इक्वल टू 7/3। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इट्स 126 माइनस 3x इक्वल टू 7x + 56, ठीक है। अब आप 56 को उधर ले जाइए, 3x को इधर लाइए, 56 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 126 माइनस 56 कितना होता है, 126 माइनस 56 आप इधर कर दीजिए, और इधर आपका हो जाएगा 7x + 3x, ठीक है। तो ये आपका माइनस होगा 70 बन जाएगा, और ये आपका बनेगा 10x। अगर कट करेंगे तो x का वैल्यू कितना देगा 7, और x किसका एज था, पुत्र का। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि पुत्र की एज बताइए, दैट मींस पुत्र की एज कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एडी a = 1 2 3। चलिए मैं क्वेश्चन साथ साथ पढ़ता हूं, लिखते जाता हूं। a = ब्रैकेट में 1 2 3 और b = 3 4, b = 3 4 और c = आपको दे रहा है क्वेश्चन में 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो बोल रहा है कि a यूनियन b यूनियन c का वैल्यू बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ये क्वेश्चन है सेट थ्योरी से, ठीक है, सेट थ्योरी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए नहीं समुच्चय जिसको आप लोग बोलते हैं, समझिए a यूनियन b का मतलब होता है जब भी आप यूनियन करते हैं तो यानी कि आप जितने भी नंबर उन सभी को आप ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर आप b को c के साथ यूनियन करेंगे तो b में कौन सा नंबर 3 है, तो 3 आएगा क्या इसके जगह पर, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा 4 आएगा क्या, 4 आएगा, दोनों में 4 मिला के भी हो जाता है। अच्छा 3 4, तो देखिए 3 यहाँ है ले लिए, 4 यहाँ है, देखिए 4 यहाँ भी दोनों, चूंकि मुझे b यूनियन c लेना है तो b यूनियन c लेने का मतलब कि मुझे b और c में जितने भी एलिमेंट है जो जो लिखा हुआ नंबर सब ले लीजिए। तो यहाँ 4 दो बार नहीं लेंगे आप, एक नंबर को एक ही बार लेंगे। तो 3 ले लिए, 4 ले लिया, बचा क्या 5 और बचा क्या आपका 6, यानी कि 3 4 5 है, तो आपका b यूनियन c हो गया। आपको a का लिखना है, a यहां लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसमें देखिए क्या टोटल ले लीजिए, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन का मतलब होता है टोटल। यूनियन अगर रहेगा तो इसका मतलब होगा टोटल, इसका मतलब हो जाएगा आपका टोटल। अगर आपका ऐसा उल्टा दे दिया, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ वही लेना है, टोटल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 1 2 3 3 1 2 3 यहाँ है, यहाँ तो 2 बार नहीं तो ले नहीं सकते हैं, 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इज योर राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + 3ax + 2a² = 0
के मूल अल्फा एवं बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो ए का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। समझिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बोल रहा है 0 है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है ये इसके दो मूल है। मूल कहने का मतलब होता है कि अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है वो एक्स का वो वैल्यू होता है जिसको आप इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो आपकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यानी एक्स अगर अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप एक्स की जगह पर पुट कीजिए तो वो 0 कर देगा पूरे इक्वेशन में, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मूल या इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज। आप एक रिलेशन दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मुझे ए बताइए कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए इक्वल टू क्या होगा। अब समझिए इस क्वेश्चन को, मैं यहां पर आपको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अल्फा और बीटा है कि जब आप दोनों मूल को जोड़ेंगे तो आप डायरेक्टली इक्वेशन देख के वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा। देखिए इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स के आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा इसको हम बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो लास्ट में बचेगा नंबर कांस्टेंट नंबर इसको हम बोलते हैं सी, ठीक है। अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो होता है -b/a, ठीक है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे इससे रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे रखें, -b मतलब -3a रखेंगे क्योंकि b का वैल्यू 3a है तो -3a हो जाएगा। चलिए और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का कोई नंबर ही नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 है, तो 1 है तो नीचे रखने का जरूरत नहीं है, -3a का स्क्वायर हो गया इक्वल टू इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखिए गिवन है, दिया मैंने 5, तो 5 यहां पर चुपचाप रख दीजिए। चलिए यहां पर 5 रख देते हैं। अब देखिए 2, अब अल्फा इंटू बीटा, अगर मुझे कभी भी दोनों मूल का गुना करके निकालना हो कि क्या आएगा तब भी आप इस इक्वेशन से ही देख के बता सकते हैं क्या आ जाएगा। ये होता है आपका c/a, क्या होता है, c/a होता है। चलिए तो c का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 2a स्क्वायर। तो चलिए मैं पुट कर देता हूं 2a स्क्वायर। अच्छा और बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 1 है तो आप नीचे 1 नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए तो -3a का स्क्वायर कितना होगा, -3a का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा ये 5 और ये बनेगा आपका 4a स्क्वायर। अब इस 4a स्क्वायर को आप 9a स्क्वायर के पास घटा लीजिए जाएगा, ठीक है। तो 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये जाएगा आपका 5a स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। 9a स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटेगा तो 5a स्क्वायर बचेगा। इस 5 से इस 5 को काट दीजिए तो क्या बचेगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। लेकिन मुझे a की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर की नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट बनेगा सेकंड दूसरे साइड, ठीक है। अब देखिए √1 की वैल्यू कितनी होती है, √1 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन रूट से जब भी बाहर निकलता नंबर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलता है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो आंसर क्या निकलेगा, +-1, यानी कि आपका a का वैल्यू -1 भी हो सकता है और a का वैल्यू +1 भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + y + z = 15, x + y + z = 15 दे रहा है मुझे क्वेश्चन में, और x² + y² + z² = मुझे दे रहा है 77 दे रहा है मुझे क्वेश्चन में। तो मुझे बोल रहा है कि बताइए xy + yz + zx का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, x + y + z का जो स्क्वायर होता है यानी कि a + b + c भी आप उसको बोलते हैं कभी, या x + y + z का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जब निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, a² यानी x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर + 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx। चलिए आपको ये निकालना है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। तो चलिए
मुझे इसका वैल्यू पता है a प्लस बी प्लस यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 77, तो 77 पुट कर देते हैं और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके वैल्यू को सही छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी 77 प्लस में उसको उधर ले आए तो माइनस में बनेगा। 225 में से जब आप 77 को घटाएंगे ले आएगा उधर तो आपको मिलेगा 148, और इस 2 को चूंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, देखिए आप यहाँ पर 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनल क्या मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 148/2, यानी कि आपको आंसर क्या मिल जाएगा 74 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लॉगरिथम से क्वेश्चन दिया हुआ है log a स्क्वायर अपॉन bc, क्लियर है। फिर दिया हुआ है प्लस log b स्क्वायर अपॉन ca, और दिया हुआ है प्लस log c स्क्वायर अपॉन ab। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको पता इसका वैल्यू कितना होगा, समझिए यहां समझिए लॉग का क्वेश्चन, तो देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होता है, अगर लॉग मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है log a प्लस log b, ठीक है, किसी नंबर के साथ लॉग लगा दिया गया है फिर प्लस कर किसी और नंबर के साथ लॉग लगाया गया है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं log a इंटू बी भी आप इसको बोल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं यहाँ करूंगा। देखिए ये इसको अगर मैं बोलूं कि ये a लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरे को मैं बोलूं कि ये पूरा जो है वो a है, या मान लेते चलिए x मान लेते, जो भी मान सकते हैं आप, ये पूरा y है, ये पूरा z है, ठीक है, तो log x प्लस log y प्लस log z, यानी कि क्या कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, आप क्या कीजिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि a स्क्वायर बाई बी सी, कितना भी हो सकता है log a b प्लस log c log d, जितना होगा प्लस में जितना होगा सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आप कीजिए यहाँ पर देखिए c हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो समझिए ये पूरा टर्म कर, देखिए ऊपर में ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए मिलके ए स्क्वायर बन जाएगा, पूरा ए स्क्वायर वाला टर्म खत्म। यहाँ पर देखिए बी और बी स्क्वायर बन जाएगा, टर्म खत्म। यहाँ पर सी और सी मिलकर सी स्क्वायर खत्म, यानी कि इधर 1 आ गया, यानी कि log 1 आ गया, ठीक है। और आपको याद रखना है जो log 1 की वैल्यू होती है वो होती है 0, कितनी होती है 0 होती है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चीनी का भाव 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 रुपीज प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी कि 6 रुपए से बढ़कर 1.5 रुपए बढ़ गया उसका प्राइस 1 किलो में, तो बताइए कोई मनुष्य कितने प्रतिशत चीनी का उपभोग कम कर दे ताकि उसके चीनी पर व्यय ना बढ़ाना पड़े। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि चीनी का जो प्राइस है वो 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो गया है, तो बताइए कितना परसेंट हम अपने यूज में उसको कम कर लें ताकि मेरा जो खर्च है वो बढ़े नहीं, जो पुराना खर्च हुआ है। जैसे मान लीजिए होता है ना कई बार कि आप 40 रुपए किलो अगर चीनी खाना चाहते हैं, और चीनी का दाम हो गया मान के चलिए 50 रुपए किलो, लेकिन आपके पास है 40 रुपए किलो ही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 केजी तो ले नहीं सकते 50 रुपए का 1 केजी आप, तो आप 40 रुपए में क्या करेंगे, कम लेंगे थोड़ा चीनी। आपने पैसा नहीं बढ़ाया, आप अपने यूज को ही कम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कितना परसेंट कम हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताइए कि पूरा परसेंट कितना होता है 100%, तो जो भी कम होगा वो 100% से कुछ कम होगा, ठीक है। चीनी का प्राइस कितना था स्टार्टिंग में, 1 किलो का 6 रुपए, कितना था 6 रुपए, बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर हो गया 7.5 रुपए, कितना हो गया 7.5 रुपए, कितना बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा, तो आप यहां देख रहे हैं कि 1.50 यानी कि 1.5 रुपया जिसको आप बोलते बढ़ा है, ठीक है। 1.5 रुपया अगर 7.5 रुपए में बढ़ा है, ठीक है, तो 100% में कितना बढ़ा, तो 100 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आप कट करके समझिए कितना होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा आंसर, ये आपको कितना टाइम में करेगा, ये 5 टाइम्स में कर जाएगा और 5 से कितना टाइम में करेगा 20 बार में, यानी कि 20%। आपको अपने उपभोग में 20% की कमी करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यय ना बढ़े, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है
तो वो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई भी जो राशि है वो जब डबल होगी या ट्रिपल होगी या 4 गुना हो जाएगी, तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए कि उसमें कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100 पर पावर T, जहां पर P क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है रेट है, किस रेट से हुआ है, और T है टाइम, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रही है कि अगर ये कितना हो जा रहा है, देखिए जो भी अमाउंट डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, वो अपने मिश्र धन पर आपके अपने अमाउंट जो एक्चुअली वो अपने प्रिंसिपल का उतना टाइम हो रहा है, यानी कि वो अमाउंट बन रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग मान लीजिए कि 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, 100 रुपये क्या आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे तो ये क्या, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये टाइम कितना है, आपको टाइम दिया हुआ है 4 साल, कितना टाइम दिया हुआ है 4 साल, आपको टाइम कितना दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 4 साल। तो आप 4 साल यहां जब 4 साल रख रहे हैं, ठीक है, तो आपका यहां पर जो अमाउंट आ रहा है वो डबल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, डबल यानी दुगना हो जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कितने साल में ये 8 गुना हो जाए। अब बताइए 8 गुना करना मुझे, इसको 8 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, इसका क्यूब करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। इसका क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए, ठीक है। जब आप इधर क्यूब करेंगे तो आपको इधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा, क्लियर है। दैट मीन्स इधर 8 है तो इधर आपको जो, अगर मैं इसको देखूं, आप यहां पर अगर पी क्यूब कर रहे हैं, इसको पी क्यूब हो जाएगा ये, और R/100 है, और ये हो जाएगा 4×3=12, यानी कि 12 साल जब आपका टाइम होगा, जब आपका टाइम क्या होगा 12 साल होगा, टी का वैल्यू, तो आपका जो पैसा है वो आपका 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 साल लगेंगे आपको 8 गुना करने में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 2 पाइप है ए और बी, जो ए है वो 24 मिनट में एक टंकी को भर रहा है और बी जो है वो 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 8 मिनट के बाद पहले को यानी कि ए को बंद कर दिया गया। तो बताइए टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप यानी बी को कितना समय लगेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां समझिए। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप सिंपल अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप एक छोटा सा ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, पहले समझ लीजिए, या आपके चूंकि एग्जामिनेशन में तो आप लॉन्ग प्रोसेस करेंगे नहीं, तो मैं काम करता हूं, मैं आपको ट्रिक से बताया था, आप ट्रिक समझ लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या देगा, पाइप का नाम दिया हुआ ए और बी, आप ऐसे लिख लीजिए, समझिए, आप ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पाइप जो ए है, ए को लग रहा है 24 मिनट और बी को लग रहा है 30 मिनट एक टंकी को भरने में, ठीक है। तो बोल रहा है कि 8 मिनट तक तो दोनों 8, अच्छा ये बताइए, बोला क्वेश्चन कि 8 मिनट में ए को बंद किया गया, यानी कि 8 मिनट तक तो दोनों साथ में काम कर रहे थे, 8 मिनट तक दोनों साथ में टंकी भरा है, 8 मिनट के बाद अकेले बी को भरना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, देखिए 24 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 24 और 30 का जो एलसीएम मिलेगा वो आपको मिलेगा 120, कितना मिलेगा 120 मिलेगा। चलिए यानी कि ए और बी को दोनों को मिलकर साथ में टोटल 120 काम करना था, नहीं आप समझ लीजिए कि 120 काम कंप्लीट करना था दोनों को मिलकर। अच्छा ए जो है वो 24 समय लगाता है, 24 मिनट लगाता है, बी 30 मिनट लगाता है, तो आप देखिए जो 1 मिनट में कितना काम करेगा ए, ठीक है। 24 मिनट में 120 काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में करेगा 5 काम, 24 से डिवाइड दे दीजिए इसको। बी एक मिनट में करेगा 4 काम, दोनों मिलकर करेंगे 9 काम, ठीक है। अब बताइए दोनों मिलकर एक साथ 9 काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों मिलकर एक साथ 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं। बताइए 8 मिनट तक दोनों ने कितना काम किया वो साथ में मिलकर, तो 8 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो 8 9 8 9 72, यानी 72 काम तो हो चुका है ए और बी के थ्रू। अब बचा हुआ कितना काम है, तो देखिए टोटल काम कितना करना था 120,
टोटल काम कितना करना था 120 और काम हो कितना चुका है 72, तो बचा कितना 48। अब ये जो 48 वर्क है ये अकेला कौन करेगा बी। अब बताइए कितना मिनट में करेगा, ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बताइए बी 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 48 काम करने में कितना मिनट लगेगा। सिंपल सा बात है, 4 से डिवाइड दे दीजिए, 48/4 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका। योर आंसर विल बी 12 मिनट। 12 मिनट योर आंसर, यानी कि बी को उस टंकी को बचे हुए टंकी को भरने के लिए 12 मिनट का और समय लगेगा। तो ये थे आपके आज के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।